सागर अपने कपड़े सामान जल्दी जल्दी से बैग में भर रहा था। लगता था कि वह बहुत जल्दी में है। तभी माँ ने एक फोटो हाथ में लिए कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने एक उचटती हुई निगाह कमरे के अस्त व्यस्त सामान पर डाली और फोटो बेड पर रखती हुई बोली, बेटा इसे देख लेना। पहले भी 2-3 बार तुम्हें दे चुकी हूं, पर तुम तो देखते भी नहीं। धीरे धीरे 6 महीने होने को आए, लड़की वाले जल्दबाजी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। सागर ने फोटो फेंक दिया। जाओ उन्हें जवाब दे दो, मैं शादी नहीं करूंगा। ओह, वैसे भी बड़ी देर हो गई है। माँ, मैं राहुल के गांव जा रहा हूं। वहां बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला लगता है। बड़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। साथ में विराट और वरुण भी जा रहे हैं। 8 दिन लग जाएंगे। ओह, फोन आ रहा है। सभी स्टेशन पहुंच चुके हैं। जल्दी से उसने मां के पैर छुए और निकल गया। शाम तक सब लोग गांव पहुंच गए थे। राहुल का मकान खूब बड़ा व अच्छा बना था, पर बहुत पुराना लग रहा था। एक चौकीदार के अलावा वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि राहुल के सभी घरवाले तो दिल्ली में ही रहते थे। उनके आने का समाचार पहले ही मिल चुका था, इसलिए पूरा घर साफ था। किचन की व्यवस्था चौकीदार ने ही संभाली थी। दूसरे दिन सुबह सभी तैयार होकर उत्सव देखने के लिए निकल पड़े। रोज चाहे गांव के लोग कैसे भी रहते हो, पर आज सभी भक्ति के रंग में डूबे हुए उत्सव मंडप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूर एक विशाल झील के किनारे बहुत पुराना शिव मंदिर है। वहीं फागुन मास में हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है। सागर को इससे पहले इतनी दूर अनजानी जगह प्रकृति की गोद में इतने नजदीक से यह दृश्य देखने को नहीं मिले थे। फागुन के बसंत का यौवन अपने चरम पर था। सर्वत्र इंद्रधनुषी रंगों का मायाजाल फैलाए, पीले फूलों वाले सरसों के खेत, सेमल के लाल लाल फूलों वाले वृक्षों की कतारों से अपना आंचल सजाए, असंख्य पुष्पों, आम के बोर से सुरभित बयार से सिहरती धरा सुंदरी ने जैसे घूंघट उतार कर रख दिया था। मंत्रमुग्ध सम्मोहित सा सागर इस अपार नैसर्गिक सौंदर्य को आंखों में भरता न जाने कितनी दूर निकल गया। सहसा खिलखिलाहट से उसकी तंद्रा टूटी। अनजाने में चलते चलते झील के उस स्थान पर आ गया था जहां कई लड़कियां किनारे पर बैठी एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए चहुलबाजी भी कर रही थी। देख पंखुड़ी, आज तो भगवान की जमकर परिक्रमा करना, तेरे मन का में तुझे जरूर मिल जाएगा। धत बेशर्म कहीं की, अब यहां से चलो, नहीं तो सब कलश लेकर चले जाएंगे। पंखुड़ी की आवाज की मधुरता सागर के कानों से होते हुए उसके हृदय में हलचल मचाने लगी। वह झट से सेमल के पेड़ की ओट में हो गया। अब वह पंखुड़ी की एक झलक पाना चाहता था, यद्यपि उसके शहरी शिष्टाचार के नियम उसे इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। अब पंखुड़ी उठकर खड़ी हो गई थी। सवेरे सवेरे भगवान अंशुमाली ने स्वर्णिम प्राची से बड़ी उदारता से स्वर्ण भर भर कर झील के पानी को सुनहरा कर दिया था। पेड़ों के पत्तों से छन छन कर आती धूप ने पंखुड़ी के बालों में लगे लाल लाल फूलों के गुच्छे ने एक अद्भुत रंग संयोजना रच दी थी। बड़ी बड़ी आंखों की लंबी पलकों को झुकाए, घुंघराली लटों को समेटते वह सीधे सागर के हृदय में आकर बैठ गई थी। सागर मन ही मन कह उठा, बस तुम्हारी ही तो कल्पना कर रहा था मैं, तुम्हारी ही तलाश में तो भटकता रहा। कहां घूम रहे हो? कितनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहां क्या कर रहे हो? यह वरुण की आवाज थी। वो मैं सागर अटकते हुए बोला। वो मैं? अरे क्या, कुछ भी तो नहीं है यहां। विराट हंस रहा था। चलो यारो, इसको ले चलो, यह तो भांग खाया मालूम पड़ता है। सभी लोग मंदिर की परिक्रमा को देखने चले आए। हर हर महादेव का गगनभेदी जयघोष करते लोगों का जत्था अब लौट रहा था। उसके बाद महिलाओं की एक टोली कोई गीत गाते गाते हुए वापस गांव को जा रही थी। सभी पीले लाल रंग के वस्त्र पहने थे। उनमें सबसे पीछे पंखुड़ी धीरे धीरे जा रही थी। सहसा उसने पीछे मुड़कर सागर की ओर देखा। नजर टकराते ही उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। जाने में या अनजाने में पता नहीं, उसके गीत की आवाज क्रमशः धीमी होती जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे गीत की टूटी हुई कड़ियां
यही गूंज रही है। मेले में घूमते घामते थककर सभी लोग शाम को लौट आए। खा पीकर विराट, राहुल, वरुण सोने चले गए, पर सागर को नींद नहीं आ रही थी। आज सागर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी हर जिद पूरी की जाती थी, जिसके कारण वह जिद्दी हो गया था। जब भी उसके मन की बात पूरी नहीं होती थी, वह क्रोधित हो जाता था और धृष्टता पर उतर आता था। कितनी उमंग अभिलाषा से मां ने उसके विवाह का सपना संजोया था, उसे भी वह बराबर तोड़ता आ रहा था, वह भी अकारण। वह स्वच्छंद रहना चाहता था। वही कहता आ रहा था कि क्या अपने पैरों में भी बेड़ी डाल दूं। अब इस अनजान लड़की के बारे में वह अपने माता पिता को क्या बताएगा? क्या वह मानेंगे? मैंने कितनी बार उनके दिल को दुखाया है। यही सोचते सोचते धीरे धीरे उसे नींद आ गई। दूसरे दिन अपने साथियों के साथ वह फिर से मंदिर में था। वहां से उसके कदम फिर वहीं बढ़ते चले गए। आज उस स्थान से कुछ दूर हटकर वृक्षों लताओं के बड़े से झुरमुट को साफ करके जगह बनाई गई थी। बाहर से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता था, पर बीच में काफी जगह थी। किसी नाटक का पूर्वाभ्यास किया जा रहा था। कुछ भी दिखाई न देने के कारण वह एक छोटे से जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, अब सारा दृश्य साफ दिख रहा था। उनकी बातचीत में उसे यह भी मालूम हो गया कि सहेलियां गौरी, मीनाक्षी और नंदिनी है। बहुत ही करुण प्रसंग है। राधा कृष्ण के नाटक का मंचन किया जाएगा। राधा: कान्हा, ओ कान्हा, कहां छुपे हो? सामने क्यों नहीं आते? मैं सामने ही तो हूं, तुम ही तो नहीं ढूंढ पाती हो। अचानक संतुलन बिगड़ने से धड़ाम की आवाज से सागर नीचे गिरा। सभी लड़कियां एकदम हड़बड़ा गई और मामला समझते ही ठहाका मारकर हंस पड़ी। गौरी कहती है, देख पंखुड़ी, तेरा प्रेमी सीधे आसमान से आया है। बेचारा कब से तुझ पर डोरे डाल रहा है। इस पर मीनाक्षी कहती है, जरा हम पर भी नजर डाल लो, क्या हम बुरे हैं? सागर ने देखा, जब सब कुछ प्रकट हो ही गया है तो उसकी झेप निर्भीकता में परिवर्तित हो गई। वह धूल झाड़ते हुए उठा और कहा, हां जी, आपकी इस पंखुड़ी के कारण ही आज मेरी यह हालत हुई है। पंखुड़ी ने न जाने क्या जादू किया है कि मैं उसके बिना कुछ सोच ही नहीं पाता। नंदिनी इस पर कहती है, पर बाबूजी, आपका और पंखुड़ी का क्या मेल? यह बेचारी गरीब, अनपढ़, भूली भाली है। आप शहरी, सुना है वे छलिया होते हैं। क्या आपके माँ बाप पंखुड़ी को अपनाएंगे? सागर को झटका लगा, क्या पंखुड़ी बिल्कुल अनपढ़ है? लेकिन फिर प्यार जीत गया। मैं पंखुड़ी से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब पंखुड़ी ने अपनी झुकी पलकें उठाई। क्या आप वचन देते हैं? पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में लेकर सागर ने कहा, पंखुड़ी, मैं वचन देता हूं, तुम ही से शादी करूंगा। संध्या उतरने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य सिंदूरी आभा बिखेर रहा था। पंखुड़ी का चेहरा और सिंदूरी हो गया। वह जाते जाते बोली, नाटक जरूर देखने आना, अभी तो अभ्यास चल रहा है। उत्सव के अंतिम दिन नाटक का मंचन हुआ। गांव के सरल शांत जीवन के अभ्यस्त ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। पंडाल खचाखच भरा था। बांसुरी की मधुर सुहेल लहरी गूंज उठी। राधा और उनकी सखियां कृष्ण को ढूंढ रही है, पुकार रही है, पर कृष्ण ना जाने कहां छुपकर बैठे हैं। जबरदस्त अभिनय, मधुर संगीत से सभी जैसे बीन की धुन पर झूम रहे हैं। चांद सितारे मानो स्टेज पर उतर आए हैं। सागर जैसे दूसरे संसार में घूम रहा था। नाटक खत्म हो गया। बड़े अनमने ढंग से सागर घर आया। आज उसे लौटना था, पर वरुण, राहुल और विराट को लेकर पंखुड़ी के घर मिलने गया। पर उसने जो पता बताया था वह पूरे गांव में कहीं नहीं था। अब पंखुड़ी कहां थी? सागर ने पागलों की तरह पूरे गांव की खाक छान मारी, पर पंखुड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। सबने यही कहा कि नाटक खेलने नाटक कंपनी आई थी, उसका इंतजाम भी हमने किया था। सागर और उसके साथी वापस दिल्ली लौट आए थे, लेकिन सागर बहुत उदास रहता था। उसने अपने सारे प्रयत्न करके देख लिए थे, लेकिन पंखुड़ी का पता नहीं चला। 2-3 महीने बीत चुके थे।
अब सभी लोग सख्ती से दबाव डाल रहे थे कि शादी तो करनी ही है। क्रोध में जाकर उसने कहा, कर लूंगा शादी जबरदस्ती, फिर ना कहना। अब जोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगी थी। माँ बाप उसे दुश्मन की तरह लग रहे थे। हंसी खुशी से तैयारियां करवाते दोस्त उसे बिल्कुल शैतान लग रहे थे। जब कोई गहने कपड़े माँ खुशी खुशी दिखाने आती तो वह कहता, हटा ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। आज सागर की शादी है। सागर की शादी की रस्में निपट गई। दुल्हन ने लंबा घूंघट निकाला है। सागर ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब घर पर शानदार दावत होगी। घर में मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। सागर कमरे में पड़ा पंखुड़ी को याद करके आंसू बहा रहा है कि उसके साथी धमा चौकड़ी मचाते हुए आए और उसे खींच ले गए। चल नाचेंगे, अब तो हम लोगों का मौका ही है पार्टी करने का। वह कमरे से निकला तो चौंक गया। सामने पंखुड़ी बैठी थी। उसने सोचा कि ये मन का वहम है, पर वह पंखुड़ी ही थी। अब पंखुड़ी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। सागर को ऐसा लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया और वह उड़ा जा रहा है। ढोल की आवाज गूंज उठी। मंगल गीत गाए जाने लगे। सागर के साथी वहीं गोल गोल चक्कर काटते हुए नाचने लगे थे। किसी ने दौड़कर बैंड वालों को लाकर खड़ा कर दिया। बैंड की धुन पर नाचने के लिए अब और लोग भी शामिल हो गए थे। सागर निकलना चाहता था, पर वे निकलने नहीं दे रहे थे। फिर वो भी शामिल हो गया। अब दावत निपट चुकी थी। सागर अपनी मां के पीछे पीछे घूम रहा था। मां, यह शादी प्लीज बता दो। मां ने वही फोटो सागर को दिया जो वो बार बार उसे देखने के लिए कहती थी। बेटे, एक बार तो फोटो देख ले। सागर ने फोटो देखा और उछल पड़ा, यह तो पंखुड़ी है। हाँ, 1 साल से इसके पीछे ही तो मैं पड़ी थी, पर तू जिद्दी है और हम दुश्मन हैं। मां, पंखुड़ी वहां कैसे गई राहुल के गांव में? वह राहुल का नहीं, पंखुड़ी का गांव है, और तुम लोग पंखुड़ी के घर ही रुके थे। मेरे कहने से ही तुम्हारे दोस्त तुम्हें लेकर गए थे। पर मां, पंखुड़ी तो अनपढ़। पंखुड़ी कला संस्कृति में रुचि रखती है। उसकी सहेलियों ने और उसने नाट्य संस्था बनाई है। वह यहीं दिल्ली में ही पढ़ती है। उसके पिता तुम्हारे पिता के दोस्त हैं और बिजनेसमैन हैं। पंखुड़ी उनकी इकलौती बेटी है। उसने तुम्हें कहीं देखा था और वह तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर तुमने हर बार उसके रिश्ते को ठुकरा दिया। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तभी मैंने पंखुड़ी और तेरे दोस्तों से मिलकर यह योजना बनाई और सोचा कि तुम भी पंखुड़ी को देख लोगे। वह भी तुम्हें परखना चाहती थी कि तुम धन संपत्ति के लालची तो नहीं, पर उसने तुम्हें अपने अनुरूप ही पाया। ओह, तो यह साजिश रची थी आप लोगों ने। पर सागर को आज यह बड़ी प्यारी साजिश लग रही थी, और दुश्मन दोस्त बड़े प्यारे दुश्मन लग रहे थे।